हेलो गाइस, तो वीकली करंट अफेयर्स वाले वीडियो में अगस्त महीने के दूसरे वाले हफ्ते का ये हमारा दूसरा वाला पार्ट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि प्रयोगशाला यानी कि लेबोरेटरी में हीरो को विकसित करने वाले निर्माताओं को निधि देने के लिए नीति तैयार करने वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा बन गया। तो आंसर होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसका मतलब ये हो गया, एक तो जो हीरे होते हैं, जो डायमंड होते हैं, एक तो हमें नेचुरल रूप से धरती के अंदर से मिलते हैं, खदानों से मिलते हैं, और दूसरे लेबोरेटरीज में हम आर्टिफिशियली डेवलप करते हैं। तो ऐसे ज्वेलरी, ऐसे व्यक्ति जो इन लेबोरेटरीज में वो आर्टिफिशियल डायमंड को बनाते हैं, तो उन व्यक्तियों को लैब में कुछ मशीनें वगैरह भी चाहिए होंगी। तो उसके लिए एसबीआई इन्वेस्ट करेगा, उनको लोन देगा, और इस तरह की फील्ड में इन्वेस्ट करने वाला ये पहला भारतीय बैंक होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसके अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार खारा, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। इसके पूर्व अध्यक्ष थे रजनीश कुमार, जिनकी अभी बुक आई थी द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट। बाकी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम पर लाइव होने वाला ये पहला पब्लिक सेक्टर बैंक बना था। अभी इसकी पहली महिला एमडी सीईओ कौन बनी थी? ए मणिमेखलाई। कोटक महिंद्रा बैंक की बात करेंगे तो आईटी पोर्टल के साथ एकीकृत इंटीग्रेट होने वाला पहला बैंक बना था ये। और आईसीआईसीआई बैंक ने कैंपस पावर नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया था। ये सब बातें याद रखना, बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, अगस्त 2022 में किस म्यूचुअल फंड कंपनी ने भारत का पहला मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स फंड लॉन्च किया? तो आंसर होगा नवी म्यूचुअल फंड। तो नवी म्यूचुअल फंड ने 2022 के लिए अपना छठा फंड नवी निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स फंड लॉन्च किया है। ये भारत का पहला ओपन एंडेड इंडेक्स फंड है जो निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स को दोहराने की कोशिश करेगा, जो भारत में टॉप 300 कंपनियों में निर्माताओं के प्रदर्शन को ट्रैक करता है। इसका उद्देश्य भारतीय विनिर्माण क्षेत्र में निवेश को आसान बनाना है। आपको याद है, कुछ समय पहले यस म्यूचुअल फंड का नाम बदल के व्हाइट ओक कैपिटल म्यूचुअल फंड कर दिया था। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया था #लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी पहल को, और एलआईसी म्यूचुअल फंड, इसके नए एमडी सीईओ बने थे टीएस रामकृष्णन। आपको याद हो तो सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने अपनी म्यूचुअल फंड सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया था, जिसकी अब अध्यक्षता करेंगी आरबीआई की पूर्व डेप्यूटी गवर्नर उषा थोराट। तो ये बातें याद रखना, बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, भारत की पहली पानी के नीचे मेट्रो का उद्घाटन अभी किस शहर में किया जाएगा? तो आंसर होगा कोलकाता में। तो अभी कोलकाता मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने कहा है कि कोलकाता के अंदर एक अंडर वाटर मेट्रो लाइन बिछाई जाएगी। ये लाइन सॉल्ट लेक को हावड़ा से जोड़ेगी, जो हुगली नदी के नीचे बनेगी, और पानी के अंदर ये 500 मीटर, आधा किलोमीटर की दूरी तय करेगी। कब तक बनकर तैयार होगी? 2023 तक। अच्छा, पश्चिम बंगाल से याद आएगा, अभी पश्चिम बंगाल में 7 नए जिले बनेंगे। पहले 23 हैं, अभी 7, तो टोटल हो जाएंगे फिर 30। और यहाँ के अभी तक जो गवर्नर थे कौन? जगदीप धनखड़। वो तो हमारे नए वाइस प्रेसिडेंट बन गए। कौन से नंबर के? 14 नंबर के। अब आप बताओ कमेंट बॉक्स में टाइप करके कि अब यहाँ के गवर्नर का पद किसने संभाल लिया। और याद रखना, पश्चिम बंगाल में ही खुला गया है भारत का पहला टायर पार्क, और पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा को यूनेस्को की अमूर्त धरोहर विरासत सूची में शामिल किया गया था, इंटेंजिबल साइट्स। और कौन से नंबर की बनी थी दुर्गा पूजा? 14 नंबर की साइट बनी थी। तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखना, बढ़ते आगे। फिर बताओ, अभी हाल ही में किसे मरणोपरांत कर्नाटक रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा पुनीत राजकुमार को। तो कर्नाटक सरकार ने कहा कि वे दिवंगत कन्नड़ एक्टर पुनीत राजकुमार को मरणोपरांत कर्नाटक रत्न अवार्ड से सम्मानित करेगी। आपको याद होगा, पिछले साल दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया था, और अब पुनीत राजकुमार ये कर्नाटक रत्न अवार्ड से सम्मानित होने वाले 10वें व्यक्ति बनेंगे। आपको याद है, अभी अशोक सूता CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री क्वालिटी रत्न अवार्ड 2021 से सम्मानित हुए थे, और BV दोषी भारतीय वास्तुकार है, आर्किटेक्ट हैं, रॉयल गोल्ड मेडल 2022 सम्मान मिला था इनको। और चारुदत्त मिश्रा हिम तेंदुए के संरक्षण के लिए व्हीटली गोल्ड अवार्ड मिला था इनको। तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखना, बढ़ते आगे। अभी किस भारतीय नेता को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिलेगा? तो आंसर होगा शशि थरूर। तो अभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर को मिलेगा फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। क्या कहते हैं इस सम्मान को? शेवलियर दी ला लीजन दी ऑनर। एक्चुअली में फ्रांस की सरकार शशि थरूर के लेखन और उनके भाषणों के चलते उन्हें इस सम्मान से सम्मानित करेगी। आपको याद होगा लता मंगेशकर जी के बारे में, उनका निधन हो गया अभी, लेकिन 2007 में
फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान उनको मिल चुका है, जिसे कहते हैं लीजन ऑफ ऑनर। बाकी आप जानते हो अभी किसे पेरू सरकार ने सर्वोच्च राजनयिक सम्मान से सम्मानित किया था? तो आंसर होगा अर्देशर बी के दुबाश को। और जापान के जो पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे, जिनका भी निधन हो गया, जापान का अभी सर्वोच्च सम्मान मिला उनको, जिसको क्या कहते हैं? द कॉलर ऑफ द सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथेमम। अभी वैसे जापान के ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन से सम्मानित किया था किसे? सनमार्ग ग्रुप के वाइस चीफ नारायणन कुमार को। और दलाई लामा, अभी लद्दाख का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला इनको, जिसको कहते हैं डिपाल RNGM डस्टन। अच्छा, शशि थरूर बुक लिखते हैं, काफ़ी सारी बुक लिखी है इन्होंने। अगर आपसे पूछें अभी करंट अफेयर्स में सबसे लेटेस्ट बुक इनकी कौन सी आई थी, तो दिसंबर में आई थी ये बुक, जिसका नाम है प्राइड, प्रेजुडिस एंड पुंडित्री। ये याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताओ, अगस्त 2022 में प्रतिष्ठित लिस्बन ट्राइनेले मिलीनियम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जीतने वाले पहले दक्षिण एशियाई वास्तुकार कौन बने? तो आंसर होगा मरीना तबस्सुम। ये प्रसिद्ध बांग्लादेशी वास्तुकार है मरीना तबस्सुम, जो प्रतिष्ठित लिस्बन ट्राइनेले मिलीनियम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जीतने वाली पहली दक्षिण एशियाई वास्तुकार बन गई हैं। वे अपने वास्तुशिल्प डिजाइनों के लिए जानी जाती हैं। और वास्तुकार से एक भारतीय वास्तुकार का नाम आपको याद आएगा, BV दोषी का नाम। अभी रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से इनको सम्मानित किया गया था। और वास्तुकला यानी कि आर्किटेक्चर का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार किसे कहा जाता है? प्रित्जकर पुरस्कार को। और ये प्रित्जकर पुरस्कार 2022 का किसने जीता? फ्रांसिस कैरे ने। और इनका नाम इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पुरस्कार पाने वाले ये पहले अफ्रीकी हैं। और टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 अगर पूछा जाए तो फ्रैंक विल्जैक आंसर कर देना। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, याद रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में किस देश की एम्मा मैक्योन ने अकेले 56 देशों से ज्यादा मेडल जीते? तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया की 28 वर्षीय तैराक है ये एम्मा मैककॉन, जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में एक अनूठा रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में 56 देशों से ज्यादा मेडल जीते हैं। एक्चुअली में तैराकी में अलग अलग स्पर्धाओं में 1 ब्रोंज, 1 सिल्वर और 6 गोल्ड, यानी कि टोटल 8 मेडल जीते। अभी कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 हुआ था, टोटल 72 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, जिसमें से 56 देशों से ज्यादा मेडल इन्होंने जीत लिए अकेले ने। एम्मा मैक्योन नाम है इनका, ये ऑस्ट्रेलिया की तैराक है, ये याद रखना। और एक बार फिर से याद दिला दूं, कॉमनवेल्थ गेम्स का वीडियो देख करके उसकी क्विज भी लगा लेना आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे। वैसे इन सभी क्वेश्चंस का भी आपको क्विज मिल जाएगा आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे ही। अभी बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ, अभी हाल ही में किरोन पोलार्ड 600 T20 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए। वे किस देश के हैं? वेस्ट इंडीज के। तो वेस्ट इंडीज के पूर्व कप्तान और स्टार ऑलराउंडर किरोन पोलार्ड 600 T20 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए। अभी कुछ समय पहले आपने पढ़ा होगा, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी थी। अच्छा, यहां से एक प्रश्न आपको याद आएगा, डेली करंट अफेयर्स में आपने पढ़ा होगा, अभी आगे भी पढ़ेंगे हम, लेकिन उससे पहले आप इसका उत्तर दो कि अभी एक और खिलाड़ी है जो 600 T20 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने। ये तो क्या है? 600 T20 मैच खेलने वाले। आगे हम पढ़ेंगे 600 T20 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी। हिंट दे दूं, वो भी वेस्ट इंडीज के हैं। नाम उनका बता दो बस आप, क्योंकि ये बड़े प्यारे क्वेश्चन है, दोनों कितना मिलते जुलते हैं, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो कंफ्यूज नहीं होना, आंसर दो फटाफट। बढ़ते हैं आगे। अच्छा, फिर बताइए, हाल ही में UEFA सुपर कप 2022 का फाइनल मुकाबला किसने जीता? तो आंसर होगा रियल मैड्रिड ने। तो रियल मैड्रिड और फ्रैंकफर्ट के बीच में UEFA सुपर कप 2022 का फाइनल खेला गया, जिसको जीत लिया रियल मैड्रिड ने। रियल मैड्रिड ने 5वीं बार ये खिताब जीता है। अच्छा, आपको याद होगा संतोष ट्रॉफी, इसका संबंध किससे है? फुटबॉल से है। और अभी 2022 की जो 75वीं संतोष ट्रॉफी है, इसको जीता किसने? केरल ने, पश्चिम बंगाल को हरा करके। और साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 20 चैंपियनशिप 2022 जो भी कलिंगा स्टेडियम उड़ीसा में हुई थी, इसको भारत ने जीता बांग्लादेश को हरा करके। और फीफा वर्ल्ड कप 2022 ये कहाँ पे होंगे? कतर, दोहा में। इसका ऑफिशियल स्पॉन्सर है बायजूस। इसका मैस्कॉट यानी कि शुभंकर क्या है? लाइव। और अगले वाले जो फीफा वर्ल्ड कप होंगे वो 2026 में होंगे। 3 देशों में होंगे, अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में। कुछ ट्रॉफीज, कुछ कप मैं आपको बता रहा हूँ, वो याद रखना, जैसे कि डूरंड कप, कलिंगा कप, रोवर्स कप, सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी,
सुब्रतो कप और बीसी रॉय ट्रॉफी, इन सभी का संबंध किससे है? फुटबॉल से है। याद रखना, ये बढ़ते आगे। चलो बताओ, पहली बार खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग अंडर 16 का आयोजन ये कहाँ पे हुआ? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। तो ये पहली बार है जिसमें अंडर 16 लड़कियों के लिए खेलो इंडिया हॉकी लीग का आयोजन किया गया, 16 से लेकर 23 अगस्त तक। कहाँ पे? नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में। याद रखना, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अंडर 16 के लिए। ये तो आप कह दो कि इस साल के स्टार्टिंग में भी तो हुआ था पहली बार खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग का आयोजन। हुआ तो था, लेकिन वो अंडर 21 लड़कियों के लिए था, ये अंडर 16 के लिए है। बाकी खेलो इंडिया यूथ गेम्स का भी चौथा संस्करण कहाँ पे हुआ? पंचकुला हरियाणा में, जिसका शुभंकर मैस्कोट था धाकड़, उसको टॉप किया था हरियाणा ने। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण भी इस साल होगा। कमेंट बॉक्स पे लिख के बताओ कहाँ पे होगा। बाकी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का दूसरा संस्करण ये बंगलुरु में हुआ, जिसका शुभंकर है वीरा, और इसमें टॉप पे रही है बंगलुरु की जैन यूनिवर्सिटी। उसी तरह से याद रखो, दूसरा खेलो मास्टर्स गेम्स 2022 का आयोजन भी नई दिल्ली में हुआ था, नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में। और पहला खेलो इंडिया फेंसिंग वुमेन्स लीग का आयोजन कहाँ पे हुआ था? ये भी नई दिल्ली में, नई दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में। ध्यान रखना, ये बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 12 अगस्त को। हर साल 12 अगस्त को ही मनाते हैं इंटरनेशनल यूथ डे। और बात करें इस बार की थीम क्या है? इंटरनेशनल सॉलिडेरिटी क्रिएटिंग अ वर्ल्ड फॉर ऑल एजेस। अंतर पीढ़ीगत एकजुटता, सभी उम्र के लिए एक दुनिया बनाना। बाकी नेशनल यूथ डे आप जानते हो, स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन को, यानी कि 12 जनवरी को। और 12 अगस्त को हम वर्ल्ड एलिफेंट डे भी मनाते हैं, ये भी याद रखना। भारत में वैसे प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया? 1992 में। और इससे एक पॉइंट आप लिंक रख के याद कर लो, सेबी की स्थापना 1992 और प्रोजेक्ट टाइगर 1973। याद रखेगा? याद रहेगा ना? तो बढ़ते आगे। चलो बताओ, हाल ही में विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 12 अगस्त को। तो हर साल श्रवण पूर्णिमा के अवसर पर इस दिन को मनाया जाता है। संस्कृत को दुनिया की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक होने का गौरव प्राप्त है। इसे देवताओं की भाषा भी कहा जाता है। तो इसके बारे में लोगों को और अधिक जागरूक करने के मकसद से हर साल विश्व संस्कृत दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको याद है, अभी एक राज्य है जिसने हर जिले में एक एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने की घोषणा की थी। बताओ कौन सा राज्य है वो? तो आंसर होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड की दूसरी आधिकारिक भाषा भी संस्कृत ही है। और आपको याद हो तो बताओ कि देश के अभी किस एयरपोर्ट में संस्कृत भाषा में भी अनाउंसमेंट होगा? इंग्लिश में होता है, हिंदी में होता है, अब संस्कृत में भी होगा। तो आंसर होगा वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अच्छा, एयरपोर्ट आया तो एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप में से कोई इसे पहली बार देख रहे हैं तो स्टैटिक जीके की क्विज हमने स्टार्ट की है, नई सीरीज स्टार्ट की है आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे। तो आपके स्टैटिक जीके के जितने भी टॉपिक्स हैं, तो हर टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए हैं या नहीं पूछे गए हैं, ऐसे भी क्वेश्चंस उसका क्विज बना करके अपलोड कर दिया आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे। तो आप वहां जाओ और वो सभी क्विज लगाओ। आपको क्विज को लगाना है कम से कम 4 से 5 बार। उस एक ही एक क्विज को आपको 4 से 5 बार लगाना है, ताकि धीरे धीरे आपको वो चीजें याद होने लगे। हर सेट में आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे, तो यूं समझ लो वो 10 क्वेश्चन को आपको 4 से 5 बार लगाना है, ताकि वो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाए। एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, हाल ही में विश्व अंगदान दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 13 अगस्त को। तो हर साल 13 अगस्त को वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे के रूप में मनाया जाता है। अंगदान ये जीवन का सबसे बड़ा महापुण्य है। इससे दूसरे लोगों का जीवन को बचाया जा सकता है। ये दिन इसलिए मनाया जाता है ताकि लोगों में अंगदान करने के प्रति जागरूकता फैलाई जा सके। कोई भी इंसान जन्म से लेकर 65 वर्ष की आयु तक अंगों को डोनेट कर सकता है। पहली बार इसे 1954 में मनाया गया था। अच्छा देखो, ये तो हो गया विश्व अंगदान दिवस जो हम 13 अगस्त को मना रहे हैं। भारत में भी अंगदान दिवस मनाया जाता है। कब? 27 नवंबर को। वैसे 13 अगस्त को हमने अंतर्राष्ट्रीय वामपंथी दिवस इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर्स डे के रूप में भी मनाया। ध्यान रखना, बढ़ते आगे। फिर बताइए, अगस्त 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्थित दूसरी पीढ़ी यानी कि सेकेंड जनरेशन के इथेनॉल संयंत्र यानी कि प्लांट का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा हरियाणा। तो याद रखना, अभी प्रधानमंत्री जी ने हरियाणा के पानीपत में 2G इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया। इससे किसानों को लाभ होगा और प्रदूषण में भी कमी आएगी।
और ये प्लांट देश में जैव ईंधन यानी कि बायोफ्यूल के उत्पादन और उसके उपयोग को बढ़ावा देगा। और इसका निर्माण किसने किया? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने, जिसमें लागत आई है 900 करोड़ रुपए। अब इसमें किसानों को फायदा कैसे होगा, प्रदूषण में कमी कैसी आएगी? तो देखो, अभी आपको पता है किसान जो होते हैं अपनी पराली को जला देते हैं, खेतों में पराली को क्या करते हैं, जला देते हैं, उससे प्रदूषण भी होता है। तो अब ये प्लांट बनने से क्या होगा, ये प्लांट जो है उस पराली को खरीद लेगा क्योंकि उसे इथेनॉल बनाना है। तो जब किसानों से ये पराली खरीद ली जाएगी तो इससे किसानों को इनकम होगी क्योंकि ये पैसा देंगे उसके बदले। तो किसानों को पराली की समस्या से तो छुटकारा मिल ही रहा है, साथ में इनकम की इनकम भी हो रही है। आम के आम गुठलियों के दाम। अब वो जला नहीं रहे किसान, तो जला नहीं रहे तो प्रदूषण में भी कमी आ गई। और उस पराली का उपयोग करके इस प्लांट में इथेनॉल का प्रोडक्शन तो होगा, वो अलग फायदा। और आपको बता दूं, अभी कुछ महीने पहले ही पूर्णिया बिहार में भारत के पहले इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया गया था। पूर्णिया बिहार में भी हो चुका है। अच्छा, याद रखना, इथेनॉल प्रमोशन नीति बनाने वाला पहला राज्य अगर आपसे पूछेंगे तो आंसर कर देना बिहार। याद रखना ये सारे पॉइंट्स। बढ़ते आगे। फिर बताओ, अभी हाल ही में किस देश के मशहूर अंपायर रूडी कर्टजन का निधन हो गया? तो आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका के मशहूर अंपायर थे रूडी कर्टजन, जिनका भी कार एक्सीडेंट में निधन हो गया। 73 ईयर के थे ये जो रूडी कर्टजन थे ये स्लो फिंगर ऑफ डेथ के लिए काफी मशहूर थे। दरअसल किसी बल्लेबाज के आउट होने का फैसला देते समय वे काफी धीरे हाथ उठाते थे और इसी वजह से उन्हें स्लो फिंगर ऑफ डेथ कहा जाता था। पर निधन हो गया अभी इनका। अच्छा, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि पुरुषों के टेस्ट मैच में मैच अधिकारी बनने वाली पहली महिला एम्पायर कौन बनी थी? तो आंसर होगा क्लेयर पोलोसैक। क्या आप मुझे बता सकते हो अभी इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम किसके नाम पे रखा गया? सुनील गावस्कर के नाम पे। याद रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी अगस्त 2022 में किस राज्य ने जीएसटी चोरी को रोकने के लिए लकी बिल एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो आंसर होगा केरल। तो केरल सरकार ने जीएसटी चोरी को रोकने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन अभी लॉन्च किया जिसका नाम रखा है लकी बिल ऐप। यहाँ पे लोग अपने जो बिल होती है उसकी मूल कॉपी को अपलोड कर सकते हैं और पुरस्कार जीतने का मौका भी पा सकते हैं। एक्चुअली में राज्य सरकार को उम्मीद है कि इससे कर संग्रह यानी कि टैक्स कलेक्शन बढ़ाने में मदद मिलेगी, क्योंकि लोगों को सामान खरीदने और सेवाओं का लाभ उठाने के लिए बिल मांगने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। अच्छा, जीएसटी से याद होगा, अभी जीएसटी काउंसिल की 47वें नंबर की बैठक कहाँ पे हुई थी? ये मैं आपको बार बार क्यों बता रहा हूँ प्रश्न, क्योंकि ये पहले आयोजित की जानी थी श्रीनगर में, लेकिन लास्ट टाइम पे ये कैंसिल करके चंडीगढ़ में आयोजित की गई थी। इसलिए क्योंकि अगर किसी को श्रीनगर याद है तो एग्जाम में आ गया तो पहला ऑप्शन वो श्रीनगर ही डालेगा एग्जामिनर, तो चंडीगढ़ याद रखना आप। और निर्मला सीतारमण जी की बात करें तो बताओ इन्होंने अभी कहाँ पे राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय इसका उद्घाटन किया था? तो आंसर होगा गोवा में। और इसका नाम क्या रखा था? धरोहर। ये याद रखना। उसके अलावा आप याद रख सकते हो जो केरल है ये भारत का पहला सरकारी ओटीटी प्लेटफॉर्म शुरू करेगा। जिस तरह से प्राइम वीडियो, डिज्नी हॉटस्टार वगैरह आते हैं ना, उसी तरह से ये सरकारी ओटीटी प्लेटफॉर्म होगा देश का पहला। और देश की पहली सरकारी कैब सर्विस भी केरल में ही शुरू होगी, जैसे कि ओला हो गया, उबर हो गया। अब इसमें केरल की सरकार भी उतर गई है। और भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र ये केरल में ही स्थापित किया जाएगा। केरल अपनी इंटरनेट सेवा वाला पहला राज्य भी बना है और केरल हाईकोर्ट भारत का पहला पेपरलेस कोर्ट भी बना है। याद रखना, भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव ये भी केरल का है, कुंभलांगी गांव। और केरल में ही शुरू हुई भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब। केरल में खुलेगा पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम। और अभी केरल को और गुजरात के अहमदाबाद को, केरल और अहमदाबाद को टाइम मैगजीन की द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेस ऑफ 2022 में शामिल किया गया था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स केरल से याद करवाए मैंने, याद रखना। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अगस्त 2022 में इसरो ने किस नाम से 3D वर्चुअल स्पेस टेक पार्क को लॉन्च किया? तो आंसर होगा स्पार्क। तो अभी इसरो ने स्पार्क नाम से 3D वर्चुअल स्पेस टेक पार्क को लॉन्च किया है। मतलब ये वर्चुअल पार्क है, समझ रहे हो ना, असलियत में नहीं है। स्क्रीन पे आप देखोगे तो आपको सब कुछ दिखेगा वीडियो गेम की तरह, ऐसे समझ लो। तो जब आप इसको देखोगे, इसमें भ्रमण करोगे, तो इसरो के विभिन्न मिशनों के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। यहाँ पे आपको इसरो के लॉन्च किए गए व्हीकल, सैटेलाइट वगैरह, उनकी इमेजेस, उनके वीडियोस को आप देख पाओगे और अन्य वैज्ञानिक मिशन जो हैं उसके बारे में आप जानकारी ले पाओगे। तो ये इसरो का पहला 3D वर्चुअल स्पेस म्यूजियम है जिसमें इसरो के इतिहास और सफलताओं को दिखाया गया है। चलो बताओ, इसरो के भी नए अध्यक्ष कौन बने थे? तो आंसर होगा एस सोमनाथ बने थे।
याद रहेगा, बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं डाबर इंडिया के नए चेयरमैन कौन बन गए, तो आंसर होगा मोहित बर्मन। अभी तक डाबर इंडिया के जो चेयरमैन थे अमित बर्मन, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो अब उनकी जगह पर वर्तमान गैर कार्यकारी जो उपाध्यक्ष हैं मोहित बर्मन, उनको नया चेयरमैन बनाया गया है। डाबर इंडिया का हेडक्वार्टर गाजियाबाद में है। आपको डाबर इंडिया से कुछ याद आना चाहिए। अभी कुछ समय पहले हमने पढ़ा था कि डाबर इंडिया पूरी तरह से प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बनने वाली पहली एफएमसीजी कंपनी बनी थी। बाकी नल्ला थम्मी कलाई सेल्वी CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी, और रंजीत रथ ऑयल इंडिया के ये CMD बने। ये भी नाम याद रखना, बढ़ते आगे। चलिए बताइए, हाल ही में लायन ऑफ द स्काईज हार्दिक सिंह मल्लिक नाम की बुक को किसने लिखा, तो आंसर होगा स्टीफन बार्कर ने। तो बुक का नाम है लायन ऑफ द स्काईज हार्दिक सिंह मल्लिक। ये बुक भारत के पहले लड़ाकू पायलट के बारे में है जिन्होंने भारतीय वायुसेना के जन्म से बहुत पहले विश्व युद्ध में हिस्सा लिया था। तो इस बुक को स्टीफन बार्कर ने लिखा है। इस बुक में उन्होंने बताया कि एक भारतीय के लिए ब्रिटिश सेना में सेवा करना कितना चैलेंजिंग, कितना चुनौतीपूर्ण था। ये बुक हरदीप सिंह मल्लिक के ऊपर है जिन्होंने जर्मनों से लड़ने के लिए रॉयल फ्लाइंग कॉर्प्स और रॉयल एयर कॉर्प्स दोनों के लिए एक लड़ाकू पायलट के रूप में काम किया। वे फ्रांस में भारत के पहले राजदूत भी रहे। तो बुक का नाम और उसके लेखक का नाम आप याद रखना। और लायन से एक डे याद आएगा, अभी वर्ल्ड लायन डे हमने मनाया 10 अगस्त को। बाकी रशीद किदवई का नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका नाम न्यूज में है। अभी इनकी एक बुक आई थी, वो आप याद रखो, लीडर्स पॉलिटिशियन सिटीजन्स। देविका रंगाचारी क्वीन ऑफ फायर नाम की बुक लिखी। और RK कौशिक, इन्होंने पूर्व क्रिकेटर गुंडप्पा रंगनाथ विश्वनाथ की बायोग्राफी लिखी उनके साथ मिल करके, जिसका नाम है रेस्ट अश्योर्ड एन ऑटोबायोग्राफी। याद रखना, बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ, अभी अगस्त 2022 में भारत और किस देश के बीच में पहला द्विपक्षीय अभ्यास उदार शक्ति का आयोजन होगा, तो आंसर होगा मलेशिया। एक्सरसाइज का नाम है उदार शक्ति। ये एक एयर एक्सरसाइज है, पहली बार हो रहा है भारत और मलेशिया के बीच में, इसलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है। और कहां पे, मलेशिया में। और इसमें भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI और C-17 विमान ने हिस्सा लिया। आपको याद होगा, अभी भारत ने ऑस्ट्रेलिया के द्वारा आयोजित पिच ब्लैक नाम के एक्सरसाइज में भी पार्टिसिपेट किया था। चलो कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज का एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। इस बार मैं पूछूंगा, आप लोग बताना। भारत और अमेरिका के बीच में वज्र प्रहार नाम का एक्सरसाइज हुआ था। कहां पे, हिमाचल प्रदेश के बकलोह में। और हिमाचल प्रदेश के बकलोह से आपको याद आएगा, भारत और किर्गिस्तान के बीच में खंजर नाम का एक्सरसाइज भी हुआ था। अच्छा, भारत और अमेरिका के बीच में युद्ध अभ्यास नाम का एक्सरसाइज भी हुआ। कहां पे, उत्तराखंड के औली में। और डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण, ये कहां पे, ये गांधीनगर गुजरात में होगा। अभी ओमान के साथ भी हमने एक्सरसाइज किया था, अल नजाह नाम का एक्सरसाइज। कहां पे, राजस्थान में। और वियतनाम के साथ भी हमने एक्सरसाइज किया था, विनबैक्स नाम का एक्सरसाइज। कहां पे, हरियाणा में। और अभी बांग्लादेश के साथ भी किया था, संप्रीति नाम का एक्सरसाइज। कहां पे, बांग्लादेश में। बाकी देखो, मलेशिया की कैपिटल कुआलालंपुर है, करेंसी है मलेशियाई रिंगिट। प्रधानमंत्री कौन है, इस्माइल साबरी याकूब है। याद रहेगा, बढ़ते आगे। फिर बताइए, अंकटाड की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में डिजिटल मुद्रा स्वामित्व में भारत का स्थान क्या है, 7वां है। तो अभी हाल ही में जारी अंकटाड की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में लगभग 7.3% भारतीयों के पास किसी न किसी रूप में डिजिटल मुद्रा, डिजिटल करेंसी का स्वामित्व था। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि डिजिटल करेंसी स्वामित्व के मामले में टॉप 20 देशों में से 15 विकासशील देश थे, जिसमें भारत अमेरिका से एक स्थान पीछे यानी कि 7वें स्थान पर था। टॉप पर कौन है, यूक्रेन। तो इस लिस्ट में सबसे ऊपर यूक्रेन है। इसकी 12.7 परसेंटाइल आबादी के पास क्रिप्टो संपत्ति है। क्रिप्टो संपत्ति मतलब डिजिटल करेंसी, जैसे कि बिटकॉइन हो गया, ये सब डिजिटल करेंसी है। अंकटाड मतलब यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, स्थापना होती है 1964 में। हेडक्वार्टर मिलेगा जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और इसकी पहली महिला डायरेक्टर जनरल का नाम क्या है, रेबेका ग्रिंसपन। आपको याद होगा, अंकटाड ने FDI प्राप्तकर्ताओं की सूची भी जारी की थी। उसमें भारत 7वें स्थान पे था और टॉप पे अमेरिका था। वैसे वित्त वर्ष 2021-22 में सबसे ज्यादा FDI भारत में किस देश से आया, तो आंसर होगा सिंगापुर। और भारत में किस राज्य में सबसे ज्यादा आया, तो कर्नाटक में। ये आप ध्यान रखें। तो गाइज ये लीजिए, ये हमारे अगस्त के दूसरे वाले हफ्ते का दूसरा वाला पार्ट था। क्विज बना करके अपलोड कर दिया गया।
क्विज लगा लेना। PDF भी आपको मिल जाएगी आपके क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे। और अगर सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ एक बार लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। इतना तो आप कर सकते हैं। थैंक यू।